आप सभी को सीताराम टॉक्स विद प्रियांशु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वार्तालाप श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं सुमित सर, जो कि अपना एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं आरटीआई वाले के नाम से। राइट टू इन्फॉर्मेशन होती क्या है, आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए कितनी ज़रूरी है, ये सभी हम सुमित सर से जानेंगे इस एपिसोड के अंदर, लेकिन आपको अंत तक बने रहना है। तो सर सुमित सर, आपका स्वागत है टॉक्स विद प्रियांशु में। हाय हाँ। प्रियांशु, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। सर अच्छा कैसे लगा। हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? जी सर, बिल्कुल बढ़िया। सर हमें ये बताइए, आपकी आरटीआई वाला, ये आरटीआई जो है हमने पहली बार नाम सुना है। ये सुना था राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन होती क्या है, कहाँ कहाँ पे ये काम आते हैं, क्या क्या है सारा सर इसका प्रोसेस बताइए आप। ठीक है। सो जनरली होता क्या है, आप लोग गूगल बिंग के बारे में सब जानते हैं कि किस तरह से हम लोग उस पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, इमीडिएटली हमें मिल जाता। बट उन इन्फॉर्मेशन का क्या, जो गवर्नमेंट के पास है, जो गवर्नमेंट की कस्टडी में है, तो उसी तरह से एक एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जी। जिसके अंतर्गत जो अक्टूबर 2005 में इनेक्टमेंट हुआ था, वो तब से अभी तक इन इफेक्ट है। तो हुआ होता क्या है, सपोज आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, चाहे वो आपकी हो या किसी और की, और वो गवर्नमेंट के पास है, अगर गवर्नमेंट से आपको वो लेना है, तो आपको एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करना होगा। सिंपली उन्हें बताना होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और कब से कब तक की ड्यूरेशन की चाहिए, एंड दे यूजुअली प्रोवाइडेड। बट प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे प्रियांशु, कि एक बड़े लेवल पे ये रिजेक्ट होती हैं आरटीआई एप्लीकेशन। इट मीन टू से कि रिजेक्शन रेट जो है, इट्स समवेयर अराउंड 95%। एंड ये हम नहीं बोलते, सीएस रिपोर्ट कहती है कि कहीं कहीं स्टेट्स में 50% है। और जो ग्राउंड लेवल, चाहे पंचायत हो या फिर आपके सरपंच लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, वहाँ पे ये परसेंटेज एज हाई एज 95-98% होता है। मतलब लोग तो पहली बात आरटीआई एप्लीकेशन डालते ही नहीं है। हाँ। अगर कोई डालता सर भी है कोई ना, अवेयरनेस ही नहीं है ये आरटीआई के बारे में। एग्जैक्टली अवेयरनेस नहीं है। अब अवेयरनेस का जिम्मा किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का। ठीक है। दूसरा जिम्मा आता है उन ऑफिशियल्स का। जी। बट ना वो बताते हैं ना ऑफिशियल्स बताते हैं। और होता क्या है, कई लोग जिनके खुद के मूलभूत अधिकार, जैसे कि चाहे वो मार्कशीट या हेल्थ, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, या फिर इवन पेंशन से रिलेटेड हो, जिस पर उनकी लाइवलीहुड डिपेंड होती है, वो तक वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। उन्हें ये नहीं पता होता है कि भाई हम लोगों को पेंशन नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही है, जी। कब से मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, अराउंड 884 इश्यूज हैं जो आरटीआई के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। एंड गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल्स को पता नहीं है। और जिन इंडिविजुअल्स को पता नहीं है वो जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभार कुछ न्यूज़ आती हैं तो वो न्यूज़पेपर में ही सीमित होकर रह जाती हैं। जी। सर ये आपने जो बताया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की, पॉलिटिक्स हो या फिर कोई सा भी करेक्ट। मतलब कोई फिल्म स्टार हो, करेक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट दे सकती है आप जी हाँ। आम व्यक्ति को? देखिए, अगर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा प्रियांशु। जी। अगर मैटर होता है कि वाइडर पब्लिक इंपॉर्टेंस का, मतलब क्या जनहित में ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है? जी। अगर वो होता है तो बिल्कुल। आपको जान के हैरानी होगी, जितने भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी सैलरी, उनके एसेट्स, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस के, ये सब गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स है, और उन्हें उनकी वेबसाइट पे उनको उनके ऑफिसेज में पब्लिक करना होता है। बट ये बहुत सारे ऑफिसेज में ना पब्लिक होते हैं, ना वेबसाइट पे पब्लिक होते हैं। क्योंकि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के एसेट्स, सैलरीज के अलावा जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है, चाहे वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बढ़ रही हैं, तो उनको बताना होगा कि भाई पैसा कहाँ से आया है, कब आया है। मतलब ईयर वाइज बताना होगा ईयर वाइज बताना कि होगा, डिक्लेयर हमारी करना होगा। साल ठीक है? भर में इतनी करेक्ट। बढ़ी है। सो ये जो है जनरल डिटेल्स होती है। इवन बात आती है इनकम टैक्स से रिलेटेड, या बात आती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, असेट्स से रिलेटेड, तो वो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है, वो कोई भी किसी की भी जान सकता है। और यहाँ पे हम लोगों के पास एक बड़ा नंबर ऑफ केसेस जो आरटीआई वाला के पास आते हैं, वो इसी के आते हैं। मतलब जो फॉरेनर्स, एनआरआईज हैं जो फॉरेन कंट्रीज में, वो तक अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ प्लस अपने फैमिली मेम्बर्स की प्रॉपर्टीज़ डिटेल जानने के लिए हमारे पास रीच आउट करते हैं। अच्छा। सर अभी तक आपने जो बताया वहाँ से मैं ये समझा हूँ कि जैसे मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो किसी भी केस स्टडी अपन पढ़ सकते हैं, तो हाँ, हाँ। आरटीआई वाले जो है, आरटीआई जो रहती है वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है, करेक्ट। और उस हिसाब से हम अपने बिजनेस को मतलब वे में ले आ सकते हैं। करेक्ट। ओके सर। एग्जैक्टली। और आप जान के बहुत हैरान होंगे कि बहुत से यूनिकॉर्न्स, मतलब वो स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन 10 बिलियन से ज़्यादा है, वो आरटी वाले के पास आते हैं, और मार्केट रिसर्च, प्राइमरी मार्केट अच्छा। पॉलिसीज, टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। मतलब
एक आप झटके में हम उनको कई परसेंट कई गुना आगे भेज देते हैं सर उन इन्फॉर्मेशन पे। नाम थोड़ा सा नहीं बता पाए। मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा हाँ। क्योंकि क्लाइंट का कंपनी प्रिविलेज एक्ट के जी अंतर्गत है, जी। बट मैं ये जरूर डिस्क्लोज करूंगा कि कुछ ईवी यूनिकॉर्न, ईवी मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होते हैं वो हो गए। उसके बाद कुछ कंपनीज हैं जो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में हैं, दे आर क्वाइट बिग एज सच, दे आर अमंग द टॉप 3 कंपनीज। तो वो उनको हम लोगों ने डेटा प्रोवाइड करते हैं। और तो और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो क्रिप्टो माइनिंग में हैं, हम लोग उस पॉलिसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जी। सर जैसा आपने अभी बताया था कि पेंशन नहीं मिल रही है तो उसमें आरटीआई अपन अटैच कर सकते हैं। करेक्ट। तो जैसे मुझे है तो मुझे पेंशन नहीं मिल रही तो अब मैं कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ? देखिए, क्योंकि मुझे पास तो ये अवेयरनेस है ही नहीं कि कहाँ से करेक्ट। जाऊँगा मैं? प्रियांशु, मैं एक बहुत अच्छा केस आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि पर्सनल केस है, मैं किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। ओके। तो ये बात है पिछले साल की, जब यूपी की एक कोऑपरेटिव मिल थी, शुगरकेन कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। तो उसमें एक व्यक्ति थे जो प्यून के पद पे जॉइन हुए और जी। लगभग उन्होंने 1-2 नहीं 48 साल एज़ अ प्यून वर्क किया उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ओके। और जब वो हो गए सुपरनचुएट हो गए, जब रिटायरमेंट की उम्र हो गई तो रिटायर हो गए। हाँ। अब जिस व्यक्ति ने 48 साल एक बहुत छोटे अमाउंट पे सैलरी लेके वर्क किया हो, उसको पेंशन मिलनी चाहिए, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। तो हमारे पास उनके बेटे का ने रीच आउट किया कि मेरे पापा को रिटायर कर दिया और 10 रुपए भी पेंशन नहीं मिल रही है। हुँ, तो आप बताइए हम क्या करें? क्या हमें मिलना चाहिए? नहीं तो हम लोगों ने आरटीआई फाइल करी। हुँ। और वहाँ की जो एमडी सीईओ हैं उनके पास, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के पास गई, जो एक अभी स्टैंड अलोन मिनिस्ट्री हो गई है, जी। और उसके रूल्स के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए पेंशन। अच्छा। और तो जब ये बात गई, फिर बाद में कोर्ट में गई ये, और फिर उसके बाद वर्डिक्ट आया कि हाँ, पेंशन तो मिलनी चाहिए। जब 48 साल किसी व्यक्ति ने हाँ, रेगुलराइज़ वर्क किया है तो उसका क्यों नहीं हक मिल है रही? वो सर पेंशन के लिए। करेक्ट, करेक्ट, सर जैसे कि आपके विचार में कहाँ है कि ये स्टार्टअप रन करना चाहिए आरटीआई वाला? क्योंकि अभी तक तो हमने सुना नहीं था कि और करेक्ट, इस लेवल पे सिवनी मालवा जो कि एक बहुत ही छोटी-सी जगह करेक्ट, है, मतलब सूक्ष्म रूप की जगह है, सब करेक्ट, किसान ही लोग हैं। करेक्ट। तो उसमें इतना बड़ा स्टार्टअप रन करना जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ई-व्हीकल्स कंपनियाँ आपसे अटैच हैं, तो करेक्ट। आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? सो प्रियांशु, मुझे इस बात का आंसर देने में इतनी खुशी नहीं होगी जितना यहाँ आपके दर्शकों को बताने की खुशी होगी कि प्रियांशु और हम एक ही जी सर। टाउन के हैं। जी। और मतलब शायद आज से 1.5 साल से पिछले 10 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि हाँ। 2 एंटरप्रेन्योर्स या 2 इंडिविजुअल्स इस तरह से पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होंगे जी। सिवनी मालवा में। जी सर। तो ये बात यकीनन मतलब जितनी मेरे लिए गर्व की बात है, उतनी आपके लिए भी हो कि जी आप सर, एक थैंक एक यू। आउट ऑफ द लीग जॉब हाँ। चूज़ करी, आउट ऑफ द लीग आपने प्रोफ़ेशन चूज़ किया। और आप भी, और हम दोनों एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं। जी, बिल्कुल। तो सिवनी मालवा में यकीनन स्टार्ट करने का आज मोटिव यही था कि पहले तो मेरे मन में माइंडसेट था, और इवन होना भी चाहिए हर इंसान में, कि इंटरनेट का समय में जब अधिकांश काम इंटरनेट लैपटॉप पे हो जाता है, हाँ। तो आप कहीं से कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा दोहराऊँगा, कहीं से कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये स्टार्ट एज़ अ ब्लॉग हुआ था वे बैक इन 2017। ब्लॉगिंग वो वेबसाइट वगैरह जी पर हाँ, जी हाँ। स्टार्ट ओके, ओके। सो मैं बहुत पहले से आरटीआई फाइल कर रहा था, तब मतलब मैंने इतनी अच्छी-अच्छी आरटीआई फाइल करी और इतने अच्छे-अच्छे जवाब आए मेरे पास, तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ पब्लिक में क्यों नहीं है? जैसे कि फर्स्ट एक इम्पोर्टेंट जो हमारा पोस्ट गया था, ये गया था अगस्त 2017 में। ओके। टॉप 10 अच्छा। मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्टेड टू मिनिस्टर्स ब्यूरोक्रेट, मतलब 10 सबसे कीमती ऐसे उपहार जो मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स को दिए गए। जी। और जिस दिन ये पब्लिश हुआ, हम लोगों ने ज़्यादा जगह नहीं पब्लिश किया, ये फेसबुक और ट्विटर पे, उसके बाद रेडिट पे। जी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसी दिन तकरीबन 1100 से ज़्यादा लोगों ने इसे रीशेयर किया, अच्छा, सेम डे? सेम डे, अच्छा। और विदिन 20-23 आवर्स में। ओके, और ओके। लगभग 1700 लोगों ने साइन अप किया, और हमारे पास कुछ कॉल्स भी आए कि भैया अब अगला न्यूज़ आप कौन सी कवर कर रहे हैं, हाँ, आपने ये न्यूज़ क्यों नहीं कवर करी हाँ। कि एक मंत्री ने अपनी बेटी के शादी में 11 इनोवा कार गिफ्ट करी अच्छा, बारातियों को। अच्छा। हाँ, तो तो सर ऐसा कर सकते हैं मतलब नॉर्मल सा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती कोई मंत्री देखिए, को? आपने बहुत सही कहा कि डर है, हाँ, ये किसी के पे हमें डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। बट बाय गॉड्स ग्रेस या हम लोग की बोल्डनेस बोलिए कि अभी तक हमें इस बारे में कुछ दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, ठीक है? अच्छा। और फिर यहाँ से कार्रवाई स्टार्ट हुआ, फिर हम लोगों ने दोबारा से हमारे पास प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि भाई आप अगली बार क्या पब्लिश करेंगे? हाँ, तब हम लोगों ने पब्लिश किया कि टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन्स। इस वक़्त हमने आर्मी पर्सनल्स जो हैं, सीनियर रैंक आर्मी ऑफ़िसर्स, उनको भी हमने इंक्लूड किया जी। कि उनको कौन से मोबाइल किया।
अब हमें लगा कि यार शायद अब हमें दिक्कत हो सकती है, बट लकीली तब भी दिक्कत नहीं हुई तब भी नहीं है। और ये चीज़ बढ़ती गई। तो फिर हमने कहा यार ये जब अच्छा हो रहा है और विदिन अ वीक हम लोग को एक बड़ी मीडिया कंपनी से उन्होंने हमें कंटेंट अच्छा लगा कि भाई हम इसे पब्लिश करना चाहते हैं और हम लोगों ने आउट ऑफ रैंडम 5000 रुपीज़ उनसे माँगे एंड Okay. गेस व्हाट विदिन 3 इयर्स उन्होंने 5000 हमें दे दिए और जी। वो हमने सिंडिकेशन राइट्स उस कंपनी को दे दिया। सर ये 2017 की बात कर रहे हैं? 2017 की बात करें तो हमें लगा यार ये बहुत अच्छा है, हमने कुछ भी नहीं किया ज़्यादा ठीक है और विदिन वीक हमें पैसे मिले तो क्यों ना एज अ स्टार्टअप ऐसे किया जाए। सो फिर उसके बाद बीच में पर तब मैं पापा का बिजनेस देख रहा था, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा था और हुआ ये कि लगा कि हाँ यार इसमें इंटरेस्ट तो है, मतलब रात दिन यही चीज़ मेरे दिमाग में आती तो और हम लोग करते गए परस्यू। फिर हम लोगों ने सोचा कि यार अब जो इन्वॉइसेस आ रहे थे, अमाउंट आ रहे थे वो काफ़ी बड़े हो गए थे, मतलब 20,000 25,000 और तब कुछ कंपनीज़ ने हमसे कहा कि भाई आप हमें इनवॉइस भेजिए, आप कंपनी का रिसिप्ट भेजिए, तब ना कंपनी थी ना कुछ। तो फिर हम हाँ। लोगों को लगा नहीं अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। बट चीज़ें इस तरह से चलती गई। 2019 26 जनवरी 2019 ये 19। वो डेट है जब हम लोगों ने फुल फ्लेज आरटीआई वाला लॉन्च किया। अच्छा, मतलब 2019 में हाँ, आरटीआई वाला एक स्टार्टअप के फॉर्म में रजिस्टर्ड हो चुका था। हाँ, तब तक हो चुका था और उससे पहले ही एक्चुअल में हम लोग के काफ़ी अच्छे कुछ क्लाइंट्स बन चुके थे और जी। आउट ऑफ ब्लू हम लोगों ने किसी को कॉल कॉल नहीं किया, किसी को बेचा नहीं, बट वो लोग खुद ही हमें कॉल करते गए और आगे बढ़ते गए और हम लोगों ने उन्हें सर्विसेज ऑफर करते गए और नतीजा ये हुआ कि आज तक हम लोगों ने वी हैव प्रोसेस्ड मोर देन 25,000 ऑर्डर्स एंड आउट ऑफ दैट आप गेस कर सकते हैं कितने रिफंड्स हुए होंगे। सर अब बताइए आप थोड़ा-सा। अगर 25,000 का भी हम लोग 1% लेते हैं हुँ। तो इट वुड कम अराउंड 200-250 रुपए, 250 ठीक है? ओके। और हम लोगों के जो रिफंड्स हैं वो अब तक सिर्फ 3, जिसमें से 2 हमें कस्टमर ने माँगे और 1 हमने वॉलंटरीली दिया। जी, मतलब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे हम लोग परफेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लेवल पे हम कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। सर आपने 2017 से 2019 की जर्नी तो बता दी, हाँ। लेकिन क्या इतनी आसान थी ये जर्नी? नहीं, जर्नी तब भी आसान नहीं थी, तब भी एक मोमेंट पे ऐसा हुआ, आप जान के हैरान होंगे कि जो बिज़नेस मॉडल्स हमने स्टार्ट किया था कंटेंट का जी। ठीक है, मीडिया कंपनी का जो हमने ख्वाब देख के इसे लॉन्च किया था, हाँ। वो हमें पूरा बिज़नेस मॉडल चेंज करना पड़ा। जी। मतलब हुआ ये कि लोग तो हमारी वेबसाइट पे आ रहे थे, बट वो कंटेंट पढ़ने के लिए नहीं, वो आ रहे थे हम लोगों से अपनी हेल्प लेने के लिए, अपने प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए। वो आ रहे थे कि हमारे से ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए हुँ। और मतलब हम लोगों ने पता है प्रियांशु जैसे कि आज अभी आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं, ओके। आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि यार मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, लोग लाइक करें और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इससे मुझे कुछ अर्निंग हो। अर्निंग हो, बिल्कुल। देखिए कहीं न कहीं मैं रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँ। सेम वे में हम लोगों ने भी पेवॉल लॉन्च किया। हम लोगों ने सोचा कि कंटेंट को हम लोग एक पेवॉल के पीछे डाल दें जहाँ किसी को भी रीड करना है तो वो हमें पेमेंट करे और वो रीड करे। हुँ। नॉट अ सिंगल पर्सन हैज़ पेड अस ₹10। अरे! हम लोगों ने ₹100 से स्टार्ट किया, हाँ। यहाँ तक कि ₹10 भी किसी ने पे नहीं किया। फिर सर? फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा चेंज लाइक यार शायद लोग एक ही कंटेंट का पेमेंट नहीं करेंगे, क्यों ना मैगज़ीन लॉन्च करें। मैगज़ीन। हम लोगों ने 70-72 पेज की एक डिजिटल मैगज़ीन लॉन्च करी जिसका नाम था आर्टिकल रिवील्स। जी। आप बिलीव नहीं करेंगे कितनी कॉपीज़ सेल्ड हुई पता है? ऑलमोस्ट 10-15 लगभग। काश इतनी होती, सिर्फ़ 1 और अरे! वो भी थोड़ी देर बाद रिफंड कर दिया, बोले कि यार मज़ा नहीं आया पढ़ के। सर ऐसा क्यों? मतलब क्या मतलब रीज़न था इसका? कारण ये था कि इंडिया में 2018 के वक़्त लगभग लोग पेमेंट ही नहीं करना चाहते थे, पैसे ही नहीं देना चाहते थे क्योंकि अधिकांश चीज़ें फ्री में मिल रही थी। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए या कोई भी न्यूज़ पोर्टल वो फ्री में दे रहा था। मुफ्त की रेवड़ी। मुफ्त की रेवड़ी जी। बिल्कुल सही है। आज ही अभी आप देखेंगे लास्ट ईयर से पेवॉल चालू हुई है हाँ। लोगों ने कंटेंट के लिए पे करना चालू किया जी। है। बट तब तक सब कुछ फ्री में था। जी। तो सर अभी आपने बताया कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे एग्ज़ाम की, हुँ। तो किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे सो थे? तब मैं सिविल सर्विसेज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ओके। इवन कुछ आगे तक भी गया मैं जी। और बैंक वैंक में हो गया था, बट ये था मुझे मन में यार अगर मैं बैंक में गया अच्छा, बैंक तो में सिलेक्शन हो गया था? हाँ, हो गया था मेरा। ओके। तब मैं मन में ये था कि यार अगर मैं बैंक में लगता हूँ तो अगले 30-35 साल यहीं पर लग जाएँगे जी। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब में पता है सबसे बड़ा उसका नुकसान क्या है कि आपका प्रमोशन आपके हाथ में नहीं होता। हुँ। आप में चाहे कितनी ही काबिलियत हो, आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, हुँ। ठीक है? वो प्रमोट करते हैं अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से, वो प्रमोट करते हैं उनके रूटीन रूस्टर के हिसाब से। जी। तो लगा कि नहीं यार मेरा जीवन बर्बाद होगा अगर मैं जॉइन करता हूँ तो। हाँ, सर तो आपने तो मना कर दिया, हुँ। लेकिन आपकी फैमिली?
वो फैमिली कैसे इजीली मान गई क्या? बस ये देखिए कि क्योंकि मैं सर यहाँ पे अपन जिस स्थिति में है, हम्म, उस स्थिति में गवर्नमेंट जॉब लगना होता है लोगों का सपना होता है, सपना होता है। और आपने छोड़ दी गवर्नमेंट जॉब, तो कुछ बोला होगा पापा नहीं मम्मी? देखिए पापा जो थे मेरे जी मैं कहूँगा स्वर्गीय पापा मेरे, जी वो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सपोर्टिव मतलब बहुत सपोर्टिव। हाँ वो उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया हाँ और कभी किसी चीज़ के लिए सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटे, मतलब चाहे वो मॉनेटरी वे में रिसोर्सेज़ के वे में हो हम्म, या एनकरेजमेंट के बेसिस पे हो, ठीक हम्म, है? मतलब अगर मैं कहूँ कि इस जन्म में मेरे साथ सबसे अच्छा क्या हुआ, हम्म, तो वो ये कि बहुत अच्छे माँ-बाप मुझे मिले, बहुत अच्छे। जी जिन्होंने हर वक़्त सपोर्ट किया, चाहे मैं कितनी बार फ़ेल हुआ हूँ, चाहे मैंने कितनी बार उन्हें निराश किया हो, बट वो सपोर्ट करते गए और ये चीज़ सबसे अच्छी रही। और बाद में फिर यही चीज़ जब आगे बढ़ी, जब मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, तकरीबन 4 5 अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ने अवार्ड दिया, ओके। उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया, तो इसी चीज़ से गर्व हुआ कि सर हाँ। फोटोज दीजिएगा, हम बिल्कुल लगाएंगे जी क्लिप में। हाँ, ज़रूर, ज़रूर। जी इवन मैं आपकी टीम को दिखाऊँगा अभी जी कि बिल्कुल। किस तरह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हमें अवार्ड मिला। इवन ना सिर्फ वहाँ से बल्कि नीति आयोग ने भी हमारे एफर्ट्स को अपलॉड किया है। जी और हमारे ऊपर केस स्टडीज़ है बाय टाइस सिलिकॉन वैली यूएस। जी वाधवानी फाउंडेशन ने भी हमारे इस पे एक केस स्टडी करी है। हाँ। सर इसके चलाने के लिए आपको फंडिंग वगैरह कहीं से? हाँ, ये बहुत अच्छी आपने बात पूछी प्रियांशु और कहीं? आपको हैरानी होगी, जी मतलब मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को बताना चाहूँगा कि सिवनी मालवा एक ऐसा टाउन है जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा-सा ब्लॉक है हाँ ब्लॉक है। और उस ब्लॉक में हम लोगों ने वीसी फंड रेज़ किया है, मतलब वीसी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट। अच्छा। ठीक है? जो यहाँ तक कि जिले लेवल जैसे होशंगाबाद, हम्म, हरदा, उस लेवल के स्टार्टअप्स को भी शायद ना मिला हो अभी तक। अच्छा। हम लोगों ने ना सिर्फ इंडिया बल्कि क्रॉस बॉर्डर वीसी फंड है पॉन्टेक, वहाँ से फंड रेज़ किया, जी जो इंग्लैंड बेस्ड हैं। जी और हमारे पास 1 नहीं 3 टर्म शीट्स आए थे, 3 ऑफर्स आए थे इन्वेस्टमेंट ऑफर्स, उसमें से हमने 1 को चूज़ किया। जी। सो ये बात बहुत अच्छी है कि हम लोगों को फंड्स मिले, हालाँकि फंडिंग थोड़े पर्याप्त समय मिली सर। हाँ, हाँ थोड़े समय बाद मिले हाँ बट अच्छा फंड्स मिला और आप लोगों को एक और जान के हैरानी होगी कि हम लोग कुछ स्टार्टअप्स में होंगे एमपी के, जी। जो शार्क टैंक इंडिया के ऑडिशन तक गए हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो सर किस सीजन में गए थे आप सर? ये था सीज़न 2। अच्छा। सर वहाँ अब आपने बताइए, तो वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करिए कि बस शार्क टैंक। ये था कि सब कुछ एकदम से होते गया। अच्छा। हाँ, हम कदम बढ़ाते गए, वो कारवां बढ़ता गया। वहाँ पे सर थोड़े स्ट्रिक्ट रूल रहते हैं, वो जो चश्मे वाले सर हैं, उनका हाँ, नाम हाँ, मैं नहीं भूल सो रहा हूँ। वो एक्चुअल में एक फाइनल ऑडिशन होता है, उससे पहले हम लोग उस राउंड तक हम लोग गए, जी। क्योंकि जो हमें डील मिल रही थी ना ऑडिशंस में वो हमें मंज़ूर नहीं थी। अच्छा। वो बहुत ही लो वैल्यू में थी, तो हम लोगों ने नकार दिया, जिस कारण उन्होंने उसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया। जी। सर काफ़ी पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो पेरेंट्स की इच्छा ये रहती है कि या तो हमारा बच्चा सिविल सर्विस में जॉब करे, हुँ, या फिर छोटा-मोटा बिज़नेस करे। हुँ, बिज़नेस की तो सारे पेरेंट्स मना करते मना होंगे, करते हैं। क्योंकि रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। बिल्कुल सही है। सारे गवर्नमेंट जॉब चूहा दौड़ रहे हैं। जी, जी, जी। अब आप उन्हें बताइए कि अपने बच्चे को बिज़नेस ही कराना है या फिर गवर्नमेंट ही जॉब कराना है, ये थॉट मन में कैसे हटाएँ वो? बच्चा कैसे मतलब अपने पैरों पे खड़ा होकर के गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के, क्योंकि सब लोग तो वहाँ जा नहीं करेक्ट, सकते। करेक्ट, अब सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बैंक में जॉब लग जाए, पुलिस में जॉब लग जाए, और बच्चे चाहते नहीं हैं कि, लेकिन करेक्ट, मजबूरन जाना चाहते हैं। उसके लिए घर से बच्चे दूर भी रहना चाहते नहीं करेक्ट, हैं, लेकिन रहते हैं मजबूरी के कारण। करेक्ट। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसके बच्चे गलत एनवायरनमेंट में आ गए, बिल्कुल सही बिगड़ है, गए। बिल्कुल सही है। फिर माँ-बाप को दोष दुनिया देती है, करेक्ट, सामाजिक लोग देते हैं। करेक्ट। तो इन सब के जो झमेले हैं, उनसे बच्चे कैसे, और माँ-बाप कैसे समझें कि हमारे बच्चे को क्या कराना बेस्ट से बेस्ट रहेगा? प्रियांशु, इसका 2 लाइन में मैं जवाब दूँगा, 2 सॉल्यूशंस हैं। जी, सबसे पहला तो आप बच्चे पे छोड़ दीजिए कि वो क्या डिसीज़न लेता है और क्यों। कारण क्या है, आज के समय में और अगर 30 साल, 40 साल पहले के माँ-बाप या बच्चों में कंपेयर करें, हुँ, तो आज के बच्चे के पास एम्पल ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो वो बहुत अच्छे से डिसीज़न ले सकता है। दूसरी चीज़, आज के बच्चे इसे हम जेन ज़ी बोलते हैं, वो उनका माइंडसेट, उनका माइंड मेकअप पहले ही हो चुका होता है कि भाई मुझे करना क्या है और क्यों जी, और कब। ठीक है? तो वो डिसाइड कर चुके होते हैं। हाँ, अगर माँ-बाप इस पे अपना प्रेशर थोपते हैं, अपने डिसीज़न थोपते हैं, तो ये गलत है। हाँ, कारण क्या है, उस सिनेरियो में बच्चा अंडर परफ़ॉर्म करेगा और माँ-बाप से ज़्यादा स्ट्रेस बच्चा लेगा। हाँ, और रही बात गलत संगति की, जो आपने बताई वो बिल्कुल सही है। अगर जब बच्चे का उस चीज़ में करने का मन ही नहीं करेगा, तो वो ऐसे सारे काम करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। जी, जी, ठीक है?
और रही बात सबसे इम्पोर्टेंट पैसे कमाने की, हाँ बिलीव करिए अगर बच्चा जो करना चाहता है उस फील्ड को उसने ले लिया, चुन लिया और उसमें वो बहुत आगे निकल गया ना, या बहुत आगे ना सही टॉप 10% में भी आ गया या टॉप 50% में भी आ गया। हाँ टॉप 50% बहुत बड़ी बात होती है। टॉप 50% में भी आ गया ना, तो वो इतने पैसे कमा सकता है जितना शायद वो किसी और नौकरी में कभी ना कमा पाए। जी। सर आप मुझे बताइए कि स्पिरिचुअल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मेंटेन करके चलते हैं आप? प्रियांशु, मैं आपके साथ एक एनेक्डोट शेयर करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पापा हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, बट एक ऐसा मोमेंट भी आया जब उन्होंने मुझे बहुत अपोज़ किया, और अगर शायद ना करते, तो आज हम आमने-सामने नहीं बैठे होते। हाँ। मैं संन्यास ले चुका होता। अच्छा, जी हाँ। सर संन्यास कैसे? मतलब मैं स्पिरिचुअली बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ, मतलब मैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ना जी। और टेक्स्ट पढ़ना काफ़ी पहले से, लाइक जब मैं शायद 16 या 17 का था तब मैंने आपका श्री भगवद गीता पढ़ चुका था बाय श्री भक्तिवेदांत चंद्र प्रभुपाद। ठीक है, प्रभुपाद की? हाँ, भगवद गीता एज इट इज, तभी की तभी मैंने 18 अध्याय का कंप्लीट कर चुका था। ना सिर्फ ये बल्कि और भी दूसरे स्क्रिप्चर्स श्रीमद् भागवतम भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। जी। और तब इतना ज़्यादा इंक्लाइन हो गया था मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ के, लगा था कि नहीं यार, ये अगर मनुष्य जीवन मिले तो इसका कोई ना कोई पर्पज़ होगा, शायद इससे बड़ा पर्पज़ ना हो हाँ। कि आप ये लाइफ और डेथ के साइकिल से बाहर आ जाओ। जी। ठीक है? तो तब इस्कॉन से मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच था, और ना सिर्फ इस्कॉन बल्कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, सर दूसरे सेक्ट्स के बारे में भी। हाँ, आप कहाँ रहते थे? ये इस्कॉन तो हाँ, क्योंकि मैं बताऊँगा, जी। ठीक है? तो ये जब बात है भोपाल में मैनेट के पास एक छोटा-सा ये था, हाउस था, जहाँ पे कुछ मैनेट के स्टूडेंट्स और मैं, हम लोग ने मिलके एक छोटा-सा मंदिर बनाया था इस्कॉन का। अच्छा, हाँ, और ओके। तब सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को प्रभु जी बोल के प्रभु संबोधित जी अभी भी हाँ, करते हैं? जी हाँ। देखा। और आप यकीनन मानेंगे नहीं, तब मैं चैंटिंग भी अच्छा खासा करता था, और हुँ, काफ़ी इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो गया था कि ओके। अब लगता था कि नहीं यार, ये लाइफ मेरी है और मैं इस लाइफ के लिए बना हूँ। जी, और तब एक बार इस्कॉन पुणे में गया मैं, ओके। तब पापा ने देखा हुँ, कि यार मेरी उम्र के बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हैं, युवा वहाँ पे हाँ, हैं, और एक तरह से उन्होंने संन्यास ले चुके थे। अच्छा, हाँ, दे ओके। हैव बीन रिनाउंस्ड देयर वर्ल्डली लाइफ, और उन्होंने दीक्षा ले चुके थे, अधिकांश मॉन्क्स बन चुके थे। तब उनको लगा कि अगर मैंने अब मेरे बेटे को नहीं सँभाला तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ, इसी तरह एक बार की बात है, शायद 2011 या 12 की बात है। मैं, मम्मी-पापा, मेरे कज़िन ब्रदर्स, हम लोग ऋषिकेश गए थे। ओके। और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद स्वामी शिवानंद, सॉरी, जी, स्वामी शिवानंद जी, हैं, उनको भी मैं उनके भी स्क्रिप्चर्स, उनके भी टेक्स्ट काफ़ी पढ़ा, और मुझे लगा कि अगर मैं जॉइन करता हूँ तो इन दोनों में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन करूँगा। ओके। बाकी या वो इस्कॉन या फिर वो किसी स्टेशन? स्वामी ओके, शिवानंद का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक ठीक है। है? सो तब उनकी बुक स्टोर पे गया मैं, वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स, मतलब काफ़ी सारी, 2011 में 2,500 की बुक लेना मतलब एक पूरा बैग भरा हुआ था हाँ, बुक्स का। जी, तब ये पापा मतलब पूरे टूर पे मुझे डाँटते गए कि यार ये क्या है, इतनी सारी किताबें क्यों पढ़ी? मम्मी ने कहा कि सब तो ऑनलाइन अवेलेबल है, क्यों तुम ले रहे हो? हाँ, मैंने कहा नहीं, ये बहुत अच्छे टेक्स्ट है, शायद रेयर बुक्स हैं ये, नहीं जी, मिलेंगी दोबारा कहीं, कहीं आम बुक स्टोर पे नहीं मिलती है। जी, तब उनको लगा कि नहीं, शायद अब भी तब मैंने बचा चुका था, अब दोबारा से इसी तरफ जा रहा है। हाँ, सो घर आए, वो किताबें पापा ने रख दी हैं छुपा के, अच्छा, और तब से शायद 2 किताब पढ़ पाया मैं, तकरीबन 12-13 लाया था, हाँ, उसमें सिर्फ 2 पढ़ पाया और बाकी की सब हटा दी। अच्छा, अगर तब पापा नहीं रोकते, तब विरोध नहीं करते, तो शायद से उनका इकलौता बेटा सन्यासी बन चुका होता। अच्छा, आप एक ही हैं? जी हाँ, ना जी, मेरी कज़िन्स, ना मेरी सिबलिंग्स हैं, जी, ना कोई रियल ब्रदर सिस्टर है। जी। आई एम द सिंगल चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। ओके। सर आप मुझे ये बताइए कि ये आरटीआई वाला स्टार्टअप आप इंदौर, भोपाल जैसे टियर 1, टियर 2 सिटीज़ में स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ये तो ना टियर 1 है ना टियर 2 है, तो छोटा-सा ब्लॉक टाइप है। तो करेक्ट। यहाँ पर ही क्यों आपने स्टार्टअप किया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रियांशु ये कि मुझे सभी को बताना था और अपने आप को भी साबित करना था। जी। ये मतलब मेरे पिताजी ने कहा था कि अगर तेरे में काबिलियत है ना, हुँ, तो कहीं से भी कर सकता है, और नहीं तो तू बैंगलोर जैसी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया सिटी में भी जाके ना कर पाए। जी, तो वो बात मुझे लगा कि हाँ यार, एज़ अ चैलेंज हम इसे लेके तो देखें, जी। और एट द एंड हम लोग इस बिज़नेस में एंगेज हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरनेट कंपनी, हाँ, और ऑनलाइन बिज़नेस, कि वहाँ पे किसी भी जगह से कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। ओके। ज़रूरी नहीं है कि एक सिटी में जाए। हाँ, एक अपने लिमिटेशंस होते हैं, एक बड़ी सिटी में होते हैं,
तो वहाँ पर टैलेंट पूल बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शंस बहुत जल्दी स्टेब्लिश होते हैं और ये नेटवर्क कनेक्शंस ये टैलेंट पूल आपको बहुत जल्दी एक पाथ पे ले जाते हैं, आपको बहुत प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाते हैं। बट बात वही आती है कि अगर करना चाहें तो कहीं से भी कर सकते हैं, तो वही आप अगर हैरान होंगे, मैं जब बैंगलोर जाता हूँ तो अधिकांश ऐसी पार्टीज़ या इस टाइप से वीसी मीट्स या एंटरप्रेन्योर मीटअप्स होते हैं, तो वहाँ पे अधिकांश लोग जान चुके होते हैं कि आरटी वाला क्या है और मैं कौन हूँ। और तो और मैं अधिकांश लोगों को जान सकता हूँ, मतलब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी हाँ। सिटी को मूव करें, आप रिलोकेट हों। वो यहाँ से भी किया जा सकता है, बस ये है कि आपको फ़ोकस होना चाहिए। यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू गेट, व्हाई एंड हाउ। अगर ये आपके पास ये डू डब्ल्यू एच का आंसर है, तो आप कहीं से कुछ भी अचीव कर सकते जी। हैं। सर अब इसकी थोड़ी सी इनकम के बारे में बताइए, आप थोड़ा हाँ। अप्रॉक्सीमेटली बता दीजिए देखिए, कि रेवेन्यू हम लोग का काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है पोस्ट कोविड। कोविड में एक समय ऐसा था कि हम लोगों का बिज़नेस सेटअप होने की कगार पे था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ मेजर चेंजेस किए और लास्ट ईयर हम लोगों ने अपना लास्ट ईयर हम लोगों ने अपना रेवेन्यू ट्रिपल किया है। उससे प्रीवियसली हम लोग डबल करते हुए आ रहे हैं। अभी इस बार का रेवेन्यू ये था कि हमारा जो पेमेंट गेटवे है रेज़र पे, उसने हमें बताया प्रेज़ किया कि आवर रेवेन्यू इज़ ग्रोइंग अमॉन्ग टॉप 20% ऑफ द लीगल इंडस्ट्री। जी। मतलब दैट काइंड ऑफ द ग्रोथ व्हिच वी हैव बीन गेटिंग सिंस पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। ओके। सर अभी इलेक्शन का समय है, हुँ, हुँ। अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि हुँ, वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी हम जनरेट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कैसे इतनी आसानी से वो बोल रहे हैं और फिर कहाँ-कहाँ से वो सोर्सेज़ इकट्ठा करेंगे जो अपने को थर्ड इकोनॉमी कर सकते हैं? ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रियांशु, होता क्या है, अगर हमारे हाथ में बॉल है और हम उसे लुढ़काएँ ना, हुँ। तो एक समय के बाद थोड़े समय वो खुद ब खुद लुढ़कती है, फ़ोर्स खत्म हो जाता है, उसमें इनर्शिया होता है। जी। सो दैट्स द सेम थिंग अप्लाइज़ विद इकोनॉमिक्स एज़ वेल, ठीक है? आपके लास्ट फ्यू डिकेड्स में प्राइम मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर लगभग देश का हर बंदे ने इतनी मेहनत करी है जी। कि वो एक मोमेंटम आ गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट बनेगी। इधर इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी और परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक जी। है? बट मैटर ये करता है, क्या हम वो फास्ट अचीव कर सकते हैं? जी। क्या हम और बेटर स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सिटीजन्स को? हुँ। दैट शैल बी द मैटर और इशू दैट शुड बी फोकस्ड अपॉन बाय एवरी इंडिविजुअल। तो इंडियन गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? देखिए, मैं बोलूँगा पास्ट गवर्नमेंट से बहुत अच्छा काम कर रही है, जी। बट क्या हर फ्रंट पे कर रही है? शायद नहीं, हाँ। ठीक है? बिज़नेस फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, डिफेंस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, इवन क्लीनलीनेस पे बहुत अच्छा किया क्लीननेस है। पे और डिफेंस तो सर बढ़िया है रहेगा। हुँ, हुँ। अभी बट बाकी के सारे बट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़ की बात की जाए तो शायद वहाँ पे नहीं। हुँ। बट ये हाँ, ये बात सही है कि लास्ट 6-7 डिकेड्स में जितना वक़्त होना चाहिए था, हाँ। अगर वो इस स्पीड पे हुआ होता तो शायद आज हम लोग टॉप 3 नहीं टॉप 2 में होते। जी। सर आप मानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर उस समय प्रधानमंत्री होते तो आज कुछ और नया भारत होता? जी, बिल्कुल मानता मैं। जी। बट मैं नेहरू जी की भी जो काम है उसको मैं मतलब ओवरलुक नहीं करूँगा। जी। अगर नेहरू जी थे तो आज ये आपको डाइवर्सिटी दिख रही है भारत में, हाँ। वो उसकी देन उनकी है। जी। आपको हर धर्म, हर संप्रदाय के जो लोग दिख रहे हैं, हुँ। जिनकी उनकी उन्नति हुई है, हर कास्ट के लोग दिख रहे हैं, जी। तो नेहरू जी की देन है। तो बिल्कुल हमेशा 2 अपोज़िट लीडर्स को एक साथ होना ही चाहिए, जैसे पटेल जी और नेहरू जी थे। हाँ। ताकि हर लोग तक वो बेनिफिट जा पाए, हर लोगों का उत्थान हो जाए। हर माइंडसेट के लोग अगर एक ऑर्गेनाइज़ेशन में होंगे तो वो ऑर्गेनाइज़ेशन बहुत जल्दी और बहुत आगे तक ग्रो करेगी। हाँ। सर तो अभी एक युवा है, उसे किस हिसाब से वोट देना चाहिए क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, हुँ। तो वो क्या सोच के वोट दे कोई सी भी पार्टी को दे सकता है, लेकिन क्या सोच के देगा कि मैं इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ तो क्यों दूँ? इस पार्टी को वोट नहीं दे रहा हूँ तो क्यों नहीं दूँ? मुझे बस 2 चीज़ सोचनी चाहिए, इस पार्टी या इस पॉलिटिशियन में। मैं तो कहूँगा कि पार्टी को वोट ना दीजिए कभी भी, हाँ। पॉलिटिशियन को दीजिए। आपके लोकल कैंडिडेट एमपी, एमएलए यहाँ तक कि आपका जो म्युनिसिपल चेयरमैन होते हैं, हाँ। वो तक कौन है, उन्होंने क्या पहले काम किया है या क्या उन्होंने काम कर सकते हैं। और उसका सबसे सरल तरीका है, क्या वो अप्रोचेबल है, क्या आप उन तक पहुँच सकते हैं या वो आप तक पहुँच सकते हैं। अगर दोनों सवाल का जवाब यहाँ सही है या यस है, तो आप बिल्कुल उन्हें वोट दीजिए। अन्यथा आप खुद ब खुद उनसे जानने की कोशिश करें कि भाई आप क्या रोड मैप में हमारे लिए क्या है? जी। आप हमारे लिए क्या करेंगे और कब तक? जी। अगर ये चीज़ क्लियर है तो फिर आप उन्हें वोट दीजिए। जैसे कि अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ यार, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्या मेरे लिए नौकरी इम्पोर्टेंट है?
क्या मेरे लिए मेरे और मेरे परिवार की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है या फिर मेरे लिए देश की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप डिसीजन लीजिए। कुछ मेजर फैक्टर्स आपको मन में सोचने होंगे। जी। अगर मैंने डिसीजन लिया तो मैंने ये सोचा कि क्या जो पॉलिटिशियन है जिसे मैं वोट कर रहा हूँ या उसकी पार्टी को वोट कर रहा हूँ, वो स्टार्टअप फ्रेंडली है या नहीं, वो बिजनेस फ्रेंडली है या नहीं, वो कैपिटलिस्ट या बिजनेस को किस तरह से देखता है, और फिर मैं सोच के समझ के वोट देता हूँ। अच्छा, सर आपके लाइफ का ऐसा पल जिसे आप ज़िंदगी भर याद रखना चाहते हैं? ऐसे पता है प्रियांशु, बाय गॉड ग्रेस जी। पेरेंट्स की ब्लेसिंग ऐसे बहुत से मोमेंट्स आए हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन सर उसमें से एक पल हाँ, तो रहता है। एक एक पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में दो मोमेंट्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जी, पर्सनल मोमेंट 21 फरवरी 2023, 23। जब मैंने अपने बेटे को देखा। अच्छा, ओके। वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रीशियस मोमेंट था। जी, मैं 10,000 बार या शायद 1 लाख बार वो मोमेंट वापस देखना हाँ, चाहूँगा, ठीक है। दूसरा प्रोफेशनल फ्रंट पे ये बात है 2022 की, सॉरी 2021 की, 21 23 अगस्त और 26 अगस्त की। जी, हम लोगों ने विदिन 1 वीक, हुँ, मतलब 8 डेज़ के इंटरवल में एक नहीं 2-2 स्टेट्स के 2-2 चीफ मिनिस्टर चीफ और कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर्स के अवार्ड। साथ बैक टू बैक अवार्ड लिया। जी, जी। मतलब तब एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे दोस्तों का, उसमें से एक फ्रेंड बोलता है, यार तूने काला जादू सीख लिया है, जी, कि भाई ऐसा क्या है जो तू कर रहा है। जी सर। वहीं दूसरा दोस्त बोलता है, कमेंट करता है कि इसे बोलते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की। बिल्कुल। सर आपके थोड़ा पास्ट के बारे में बताइए कि स्कूल्स लाइफ कैसी रही आपकी? क्या-क्या परेशानियाँ वहाँ पे आईं कॉलेज लाइफ? देखिए स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा एवरेज थी, खासकर स्कूल लाइफ। आई एम अमंग द बैक बेंचर्स, अच्छा, ठीक है। ओके। बट ये था कि वो कहते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो हफ्ते भर पहले पढ़ लेते हैं एग्जाम्स के और हाँ, अच्छा एक्सेल करते हैं, तो आई वाज अमंग देम, जी, ठीक है। और कॉलेज, मुझे ये पता था कि कॉलेज में सिर्फ डिग्री के लिए कर रहा हूँ। हाँ, तो उस वक्त कॉलेज का जो ड्यूरेशन था उस समय वो सारी चीज़ें करी, सारी चीज़ें जानी जो मुझे जानना था, एंटरप्रेन्योरशिप से लेके सिविल सर्विसेज तक, और इवन कुछ हद तक पॉलिटिक्स तक भी, हुँ, ठीक है। So I was getting an opportunity to be the vice chairman, sorry, deputy college leader, ठीक है। ओके। कौन-सा So कॉलेज था सर? ये that was a MGM एमजी कॉलेज भोपाल, भोपाल से, ओके। ठीक है। और So यहाँ पे स्कूल यहाँ आपका? पे केवी केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय विद्यालय, सर, सेंट क्या? जोसेफ, मैं भी वहीं से पढ़ा अरे हूँ। जी, वाह! तो क्या आप याद होगा जी सर। केंद्रीय विद्यालय का केंद्रीय क्या था वो, केंद्रीय विद्यालय नहीं, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय हाँ, हाँ, लाएगा। नेशनल ओके, केवी एंथम था हाँ, राइट हाँ, सर। केवी एंथम जी, था, ठीक है। तो केवी की बात ही अलग थी हाँ, सर। एग्ज़ैक्टली, जी, एग्ज़ैक्टली। तो वो चीज़ है। एक समय ऐसा था केवी में कि जब हमारे हाउस का रिप्रेजेंटेशन होता था, मुझे कोर्ट या कोई न्यूज़ रीड करनी थी, तो उस दिन या तो मैं लेट आता था या दिन हाँ, खोल हाँ, के देता। हाँ, वो और हर समय एक बंदा जाता था क्लास में से, हाँ, पूरी क्लास की असेंबली रहती थी सर करेक्ट, शायद करेक्ट, सर। करेक्ट। जी, और अब एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ आप स्टेज शेयर कर रहे हो हाँ। और तकरीबन 10,000 लोग आपको नीचे से देख रहे हैं। अरे वाह! सर क्या था ये थोड़ा सो बताइए? ये था गुजरात का, गुजरात में वाइब्रेंट स्टार्टअप गुजरात समिट थी, जी, एंड इट वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जब हम लोग को किसी चीफ मिनिस्टर ने अवार्ड किया। ओके। और उस वक्त यू वोंट बिलीव हमारे सामने हुज हू ऑफ इंडियन इंडस्ट्री थे, मतलब टॉप सीईओज, चेयरमैन, डायरेक्टर्स। और तब मुझे लगा कि यार इत्तेफाक बोलिए या आउट ऑफ सेरेंडिपिटी, मुझे लगा कि शायद हम लोग क्या क्या पता मिले या ना मिले अवार्ड, हुँ, क्योंकि हम एक दूसरे स्टेट में थे और हर स्टेट की पॉलिसीज़ होती है कि अपने स्टेट के लोकल स्टार्टअप्स को प्रमोट किए। जी, और हम लोग और एक और स्टार्टअप था लखनऊ से, हम लोग 2 एक ऐसे स्टार्टअप्स थे जो नॉन गुजरात के होके गुजरात में अवार्ड जीत के आए। अवार्ड जी, और सर बहुत खुशी की बात है और सर अब करेक्ट, सिवनी मालवा से निकले हैं तो और भी ज़्यादा गर्व की करेक्ट। बात है। और इस मोमेंट को फर्दर कई न्यूज़पेपर्स ने कवर किया, और फिर मेरे जी, पापा कभी कवरिंग आई कि चीनी मालवा के एक उद्यमी ने गुजरात में पुरस्कार हाँ, प्राप्त हाँ, किया। जी। सर तो एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा अ, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? अधिकतर बच्चे ये समझ रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर मतलब एक दुकान खोल ली अपन ने या जो भी प्रोडक्ट है उनका वो सेल किया। हाँ, अभी जैसे चाय ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है, हुँ। फिर या फिर किसी ने शर्ट बना दी, टी-शर्ट बना दी। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? ये खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग बिज़नेस होते हैं या फिर इस टाइप के बिज़नेस होते हैं जो फिर कॉमन कॉपी करके जो करेक्ट। कॉपी पेस्ट चल रहा है वो? आपने प्रियांशु बहुत अच्छे से सवाल पूछा, और इवन अधिकांश आंसर आपने खुद ब खुद दिया कि देखिए, एंटरप्रेन्योर या उद्यमी हम उसे कहेंगे जी, जो कुछ नया कर रहा हो। पहली चीज़, नया सिर्फ काफ़ी नहीं है, और दूसरा वो काफ़ी सारे लोगों की कम समय, कम एफर्ट्स और कम रिसोर्सेज के साथ
प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अगर आप एक चाय के फ्रेंचाइज लेके चाय स्टॉल खोल लेते हैं या दुकान खोल लेते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर शायद अपने शब्दों में होंगे। बट अगर जिसने आपको फ्रेंचाइजी दी है, जो वो एक सही एंटरप्रेन्योर है, वो एंटरप्रेन्योर है। क्योंकि उसने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है और जी। उसका कॉन्सेप्ट लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, ना सिर्फ चाय पीने वाला बल्कि चाय पिलाने वाला भी, जैसे कि कोई और जो फ्रेंचाइजी ओनर होता है वो। हाँ। तो मेरे नज़र में वो एंटरप्रेन्योर है। अगर सीधे शब्दों में कहें, एंटरप्रेन्योर वो होना चाहिए या वो कहलाना चाहिए जो एक बड़े समुदाय के या बहुत बड़े जन आधार की समस्या का समाधान कर रहा है और जी। कुछ नए तरीके से। अगर वो एक बड़े पैमाने पे कर रहा है, तो फिर वो सही एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि आप जब भी एंटरप्रेन्योर का सोचिए तो ये मत सोचिए कि हमने एक बिज़नेस खोल लिया और हमारे पास हाँ। पैसे आ रहे तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं। वो कोई भी कर सकता है। और क्या आपने कोई नई प्रॉब्लम चूज़ करी? क्या आपने कोई नए उसके सॉल्यूशन के साथ आए? क्या वो सॉल्यूशन कम समय, कम मेहनत और कम पैसे में हो सकता है? तो फिर वो एंटरप्रेन्योर है। जी, सर एक जाते जाते ऑडियंस के लिए कुछ छोटा सा संदेश। सबसे पहले तो प्रियांशु की चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। हर वो व्यक्ति जो एक छोटे से ब्लॉक में है इस वक्त, एक छोटे से क्षेत्र में, उसे ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए। और ना सिर्फ देखना चाहिए, कम से कम अपने पेरेंट्स और बाकी के फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ही चाहिए। देखिए प्रतिभा या आप कहें टैलेंट, वो कहीं पे भी हो सकता है और कभी भी उभर सकता है। बस मैटर है कि एक सही समय की और एक सही लॉन्च पैड की। तो वो लॉन्च पैड के लिए हम प्रियांशु और ऐसे बहुत से लोग हैं जो साइलेंटली वर्क कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ नहीं देखेंगे, उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और रिसर्च नहीं करेंगे या अपने लोगों तक नहीं बनाएंगे, तो हम लोग के जितना भी प्रयास है पूरा निरर्थक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर देखेंगे और आपको अच्छा लगा होगा और शेयर करना नहीं भूलेंगे। जी सर आपकी पर्सनल डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और सर कैसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, ये आप थोड़ा सा बता दीजिए स्क्रीन पे। देखिए जिससे भी मुझे कांटेक्ट करना है, तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता है और एक छोटी सी पृष्ठभूमि से आता है, वो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें ट्विटर पे, लिंक्डइन पे या फिर फेसबुक पे। ये सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल जी हाँ। और अगर आपका कोई आरटीआई से रिलेटेड मैटर है, लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ मैटर है, या आप और आरटीआई एक्ट को समझना चाहते हैं, तो आप आरटीआई वाला को कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर 7999506996 नंबर पे भी रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये थे सुमित सर जो कि अपना स्टार्टअप रन कर रहे हैं आरटीआई वाला, एक बहुत ही छोटे से शहर सिवनी मालवा में। अगर आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लेकर आता रहूं।